पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर में हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था और बहुत अच्छे से आप लोगों ने वहाँ पर समझा है कि भाई क्या हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज बनेंगे, उनकी क्या हाइट रहेगी, ठीक है, डार्क फ्रिंज बनेगी उसकी क्या हाइट रहेगी। आज एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है जो कि एक रिलेट करवाना चाहूँगा। आप लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था ना। रिफ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास में कोई दो मीडियम होते हैं, जब भी हमारे पास में कोई दो मीडियम होते हैं और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसवर्स करती है तो वहां पर उसके पाथ के अंदर में थोड़ा सा डेविएशन आ जाता है, ठीक है। उसी चीज को हम एक नई मेथड के थ्रू आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पिछला था मैं उसको रिलेट करवा देता हूं कि मान लो मेरे पास में ये एक मीडियम इंटरफेस है, यहाँ पर जो मेरे पास में N1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर मेरे पास में N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जब लाइट यहाँ से मान लो इसका एक नॉर्मल आप लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया और ये लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई विद मेकिंग इस नॉर्मल के साथ में अगर कोई एंगल यहाँ पर मेरे पास में बना रही है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा था कि ये एंगल मान लो मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जो रे एक्चुअल में ये पाथ उसका होना चाहिए था जाने का। लेकिन जब ये हमारे पास में मान लो ये रेयरर है, ये मेरे पास में डेंसर है, तो ये भाई अपना जो नॉर्मल था उसकी अगर ये रेयरर और ये डेंसर मान रहा हूं तो ये अपने एक्चुअल पाथ से इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा था कि ये मेरे पास में जो एंगल बनेगा दैट विल बी रिफ्रैक्टिव, ठीक है। जो यहां पर आप लोगों ने देखा कि रे के अंदर में थोड़ा सा डेविएशन आ गया। क्या ये जरूरी है कि हमेशा जब लाइट हमारे पास में ट्रांसवर्स कर रही है तो दो मीडियम में होना जरूरी है? आंसर इज नो। तो हम ये फिनोमेना कहां पर देखते हैं? हम ये एक फिनोमेना देखते हैं, ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा कि ये मान लो मेरे पास में एक कोई भी एक पेंसिल है, यहां पर आप लोगों ने यहां पर इसको खड़ा कर दिया भाई, ठीक है। ये मैंने एक स्क्रीन रख दी इस पॉइंट के ऊपर में और लाइट को यहां से इंसिडेंट करवाया। जैसे आप लाइट को यहां पर इंसिडेंट करवाते हैं तो आप देखते हैं कि एक्चुअल में बननी क्या चाहिए थी। यहां पर जब लाइट इसके ऊपर में इंसिडेंट होती है तो आप देखते हैं कि शैडो बनती है, ठीक है ना, इसकी छाया आगे की स्क्रीन के ऊपर में बन जाती है। लेकिन नॉर्मली आप देखते हैं इसके अंदर में कि भाई इसकी हाइट अगर h है तो ये बननी कितनी चाहिए थी, ये h हाइट तक ही बननी चाहिए थी, यानी कि इसकी हाइट भी कितनी रहनी चाहिए थी, h हाइट ही रहनी चाहिए थी इसकी शैडो की। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप देखते हैं कि ये जो लाइट है ना थोड़ी सी अपने इस एक्चुअल पाथ से, ये जो एक्चुअल पाथ है इसका, तो आप देखते हैं कि लाइट यहां पर इसके शैडो एरिया के अंदर में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि जब ये इस पॉइंट से, जब ये इसके एजेस के पास से, जब ये एजेस के पास या कोई ऑब्स्टेकल इसके आगे हमने लगा दी है, तो जब ये यहां से लाइट मूव करती है तो ये जो शैडो एरिया होता है उसके अंदर में मूव कर जाती है या कहीं कि वो मुड़ जाती है। तो वहां पर हमारे पास में जो इसकी एक्चुअल लाइट बनने वाली वो H1 बनेगी। तो ये जो फिनोमेना होता है ना कि लाइट का बेंड हो जाना, जब उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड होकर शैडो एरिया में चली जाती है। तो ऐसे जो हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है या कोई हमारे पास में फिनोमेना होता है तो इसको एक फिनोमेना को नाम के इसका एक नाम दे देते हैं। इस फिनोमेना को आप लोगों ने जाना होगा डिफ्रैक्शन के नाम से, ठीक है। डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, डिफ्रैक्शन के नाम से आप लोगों ने इसको जाना था। और ऊपर वाला जो था मेरे पास में ये किस नाम से जाना था आपने, इसको जाना था आपने रिफ्रैक्शन के नाम से। ये मेरे पास में रिफ्रैक्शन होता है और ये मेरे पास में डिफ्रैक्शन का मेथड होता है, जिसके अंदर में जब कोई ऑब्स्टेकल आती है तो अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ जाती है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेकर देखते हैं कि मान लो मेरे पास में एक छोटी सी ओपनिंग है, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, उसके अंदर में मैंने एक छोटा सा यहाँ पर होल कर दिया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर होल करने के बाद में जैसे मैं लाइट इसके अंदर में इसके ऊपर में डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब लाइट इसके बाहर आ रही होगी तो इसका जो शैडो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, यानी कि ये मेरे पास में शैडो ऐसा बन गया। ये जो होल है कुछ बड़ा हमें दिखाई देता है। आप नॉर्मल लाइफ में अपनी जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पे आप इनको करके देख सकते हैं। डेली लाइफ के अंदर में भी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये जो होल होता है वो हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है, अपने एक्चुअल पाथ जो उसका एक्चुअल साइज था उससे बढ़ गया है। ये मान लो मेरे पास में कार्डबोर्ड है। तो आप लोग यहाँ पर एक कॉमन फिनोमेना देख रहे हैं कि भाई जो मेरे पास में एक शैडो आ रही थी, इस शैडो का मेरे पास में क्या हो गया, छोटा हो गया यहाँ पर, यानी कि शैडो थी वो तो छोटी हो गई है, लेकिन जो ओपनिंग थी वो क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, यहां पर बड़ी होती जा रही है ना ये। तो आखिर इसमें ऐसा क्या फिनोमेना हो रहा है और किस बेसिस के ऊपर में डिपेंड कर रही है? तो यहां आप देखेंगे कि लाइट का नीचे की तरफ में मुड़ जाना, मान लो ये हमने मान लिया थीटा एंगल से नीचे की तरफ में मुड़ गई है। हम कह रहे हैं कि ये लाइट इसका एक्चुअल पाथ ये था कि भाई ये यहां से यहां तक जाती, ठीक है। रेड नहीं दिख रहा है तो भाई थोड़ा सा मैं यहां पर यूज कर लेता हूं ब्लैक का दोबारा से। ये रे ऐसे जा रही थी, लेकिन हुआ क्या कि जब ये ओपनिंग से गुजर रही है तो अपने आप को ऊपर की तरफ में टिल्ट कर लेती है। और ये जो टिल्ट हुआ है यहां पर हम बोलते हैं कि ये थीटा एंगल से अपने एक्चुअल पाथ से टिल्ट हो गई है। और यहां इन टिल्ट की वजह से, जो एक्चुअल पाथ से टिल्ट होने की वजह से जो एक फिनोमेना डेवलप हो जाता है उसी को हम नाम से जानते हैं, डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर में शैडो का छोटा हो जाना
और ओपनिंग का बड़ा हो जाना, यही हमारे पास में फिनोमेना क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है भाई, ठीक है। और ये सब कुछ किसके ऊपर में डिपेंड करता है, सारा खेल किसका है, ये थीटा का है। हमारा पूरी जितनी भी कैलकुलेशन होगी इस थीटा को निकालने पर होगी। फिर दूसरी जब ये हाइट बनती है कि भाई कैसे हमारे पास में कितनी हाइट हमें कैलकुलेट करनी होती है वो निकालनी पड़ेगी। फिर फ्रिंजेस बनती है, उनकी क्या विड्थ रहेगी, ये 3-4 कंसेप्ट इसके साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसके मैं बात करता हूँ डिफ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आगे की चीजें तो बस सिर्फ कहानियां हैं, थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है। चलिए बात करता हूं मैं अब डिफ्रैक्शन को लेके, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के अंदर में। क्योंकि हमारे पास में जब आप लोगों को मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाया था या फिर आप लोगों को मैंने बात करी थी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को लेके, तो वहां पर आप लोगों ने देखा कि हमारे पास में 2 सोर्सेज हुआ करते थे। अब यहां पर हमारे पास में 2 सोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास केवल और केवल एक स्लिट होगी, उसी का यूज करते हुए हमें सारी चीजें सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए बात करनी पड़ेगी। जितने भी फिनोमेना हमने इंटरफेरेंस के अंदर में देखे थे उन्हीं को केवल और केवल एक सिंगल स्लिट के थ्रू हम यहां पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो भाई हेडिंग डालिएगा सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं आप, जो भी आप इसको नाम दे भाई वो बोल सकते हैं डिफ्रैक्शन के लिए। ओके, तो इसकी बेसिस पे काम करते हैं। बेसिस क्या कहता है कि मान लो मेरे पास में एक ये स्क्रीन है, ये मेरे पास में एक स्लिट है और यहां से इसके अंदर में एक ओपनिंग दे दी गई है जो कि 0.5 0.7 नैनो मिलीमीटर के अक्रॉस होती है, जिसको आप एक नाम दे देते हैं, दिस इज नोन एज ए, ठीक है। अपर्चर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो ओपनिंग दी है इसको मैंने ए नाम से यहां पर प्रेजेंट कर दिया। यहां पर मैंने एक स्क्रीन रख दी है, यहां पर एक स्क्रीन रख देते हैं लेट अस सपोज, और ये स्क्रीन यहां से जो विड्थ दी गई है यानी कि ये जो दूरी दी गई है ये हमने मान लिया कि डी डिस्टेंस पर रखी गई है। जैसे हमने यंग डबल स्लिट के अंदर में पढ़ा था, सेम वो चीज यहां पर बात कर रहे हैं। उसके अंदर में मैंने इस ओपनिंग को नाम डी दे दिया था, ठीक है। जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो इस ओपनिंग को नाम हमने ए दे दिया, ओके। अब यहां पर जो होगा वेव फ्रंट आ रहे होंगे, बिल्कुल सेम केस वही जो पीछे की तरफ में हमारे पास में चलते आ रहे थे कि वेव फ्रंट क्या कर रहे हैं, ऐसे इसकी तरफ में मूव करते आ रहे हैं। ये वेव फ्रंट यहां पर मूव करते आ रहे हैं, पीछे हमने सोर्स रखा हुआ है इस पोजीशन के ऊपर में, मतलब लाइट जो है वो यहां से इंसिडेंट हो रही है स्लिट के ऊपर में। तो इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, ऊपर वाले को ये मैंने ए पॉइंट मान लिया और नीचे वाले पॉइंट को मैंने बी मान लिया, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास में जो वेव फ्रंट बन रहे होंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट ए न्यू सोर्स अकॉर्डिंग टू हाइजेन प्रिंसिपल। तो यहां से लाइट जो आ रही होगी, तो ये बीचों बीच अगर मैं यहां से यहां मिला दूं तो आप लोग वो सेम केस हमारे पास में हो जाएगा कि लाइट जो होगी यहां पर मेरे पास में जो होगा, यहां से जो रे आ रही होगी वो यहां पर मीट करेगी और यहां से जो रे आ रही होगी वो यहां पर मीट करेगी। यानी कि यहां पर मेरे पास में क्या बनने वाला है, यहां पर भी बीच में यहां पर एक सेंट्रल ब्राइट बनने वाला है, ठीक है। यानी कि यहां पर मेरे पास में जो पॉइंट बनेगा इसको हमने सी पॉइंट मान लिया, तो यहां जो बनने वाला वो मेरे पास में सेंट्रल ब्राइट के नाम से हम इसको जानेंगे, ठीक है। अब हमारा केस सेंट्रल ब्राइट को लेकर नहीं है, हमारा केस है कि भाई हमारे जो लाइट थी वो शैडो की तरफ में एंटर कर जाती है, ठीक है ना। लाइट जो आई वो डिफ्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी और ये अगर इसकी मैं बात करूं तो डिफ्रैक्ट होकर नीचे की साइड में चली जाएगी। यानी कि शैडो इसकी बननी चाहिए थी इस पॉइंट पे, लेकिन ये नीचे की साइड में आप देखोगे ये रे यहां पर जाके मीट करेगी। उसी तरह से ए की मैं बात करूं तो ए का मैं अगर यहां कंसिडरेशन में लेके चलूं तो ए की बननी चाहिए तो यहां पर थी शैडो, लेकिन हुआ क्या कि ये यहां पर चली गई भाई, ये पॉइंट यहां पर चला गया क्योंकि शैडो के अंदर में चला गया ना। मैं थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट इसको करके दिखाया क्योंकि उसका रीजन है, मैं आगे धीरे धीरे में बात करें, क्योंकि जो अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर करके दिखा देता आगे के जो डायग्राम बनता वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता समझना, थोड़ा अंदर ही इसके अंदर में कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारी चीजें। ये लाइट इधर चलेगी, अब भाई लाइट यहाँ पर है तो यहाँ पर जो लाइट आ रही होगी, मान लो ऐसे रे आ रही होगी, वो नीचे भी जा रही होगी ऊपर भी जा रही होगी, हर डायरेक्शन में यहाँ पर लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही होगी। तो जो वेव फ्रंट यहाँ पर एंटर कर रहा होगा वो भी ऐसे मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक रे ये गई है और दूसरी रे इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास में मान लो पी पॉइंट है, तो यहां से रे ऐसे ये रे यहां पर गई है। बहुत सारी रेज आ रही होंगी लेकिन मैं कुछ एक को कंसीडर कर रहा हूं और कुछ पर्टिकुलर उसका वेवलेंथ जो होगा उसी को हम यहाँ पर पाथ जो होगा उसी को हम यहाँ पर कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। अब कितना पाथ होगा, कितना हमारे पास में उसका डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि भाई हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। तो जब ये एक्सपेरिमेंट देखे गए तो यहाँ पर एक डिफाइन किया गया कि भाई पहले मेरे पास में जब एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीजें कैलकुलेट करी गई तो यहाँ पर देखा गया कि मेरे पास में जो सी है ये तो मेरे पास में बनेगा ब्राइट, यानी कि ये बनने वाला है भाई मेरे पास में सेंट्रल ब्राइट के नाम से हम इसको जानेंगे। ये इसके पूरा एरिया यहाँ भी ब्राइट 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 ब्राइट, और जब यहाँ पर पहुंचे ना हम लोग, जब पी पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ पर हमें मिला भाई एक डार्क पॉइंट, ठीक है। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, यहाँ पर जब मैं पी के पास में पहुंचा तो मुझे यहाँ पर मिला एक डार्क पॉइंट, एक डार्क फ्रिंज बनी।
फिर हम देखेंगे कि ऊपर भी हमारे पास में क्या बनेगी। पहले मैं पी पॉइंट को एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। अब पी पॉइंट पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि भाई जो मेरे पास में ए से और पी पॉइंट पर जो जा रही है रे, उसको मैं मेजर करूं तो 1 मार्कर, 2, और ये लगभग मेरे पास में 3 मार्कर यहां पे मैं मार सकता हूं, ठीक है। और दूसरे की मैं बात करूं तो मेरे पास में आया 1, 2, ये मेरे पास में 3, यानी कि जो मेरे पास में बी से पी पहुंच रही है वो तो पूरी 3 मार्कर पहुंच गया। लेकिन जब मैं इसकी बात करता हूं तो 1, 2, और ये पूरा नहीं गया, यानी कि बाहर चला गया, यानी कि कुछ ना कुछ इसके पाथ में जो हमारे पास में डिफरेंस आ गया। अब वो डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस आया भाई, आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं ए से यहां पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये जो बन रहा है, ये जो मेरे पास में बन रहा है, अगर इस पॉइंट को एन मान लूं तो बी एन जो मेरे पास में बनेगा, ये मेरे पास में क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया। और हमने इंटरफेरेंस के अंदर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर हमारे पास में पाथ डिफरेंसेस आ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या फिर मेरे पास में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी कि वहां पर क्या होगी, या तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी या फिर मेरे पास में डार्क फ्रिंज बनेगी। अब क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा इसका तो यहां पर मुझे एक डार्क फ्रिंज मिली। अगर मेरे को डार्क फ्रिंज मिलती है तो कंफर्म है कि यहां पर कोई ना कोई पाथ डिफरेंस रहा होगा। और जब ये इसका एक्चुअल जो पाथ था, ये मेरे पास में रे यहां थी, यहां पर ये मेरे पास में पहुंच रही थी। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां से अगर मैं इस पाथ को, ये जो मेरे पास में इसका नॉर्मल जो बन रहा है, सीधा बन रहा है, इसको मैं यहां से मिला दूं इसके पास में, इस पॉइंट से, ध्यान से देखना भाई, इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है ये जो अभी निकालने चाह रहे, क्योंकि ये रे थी, अगर मैं इसको सेंटर मान रहा था रे की कि भाई 2 आ रही थी और ये ऐसे मिल रही थी इस पॉइंट के ऊपर में, यहां पर ऐसे मिल रही थी, ये रे ऐसे मिल रही थी, और मैंने क्या किया, इसको पूरा उठाया और ऐसे टिल्ट कर दिया, ठीक है ना, ये पूरा उठाया और ऐसे टिल्ट कर दिया, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये बीचों बीच अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मिला दूं तो ये रे मुझे ऐसा लग रहा है कि सी से उठ के पी पर चली गई है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल टिल्ट हुआ है, यानी कि ये जो मेरे पास में एंगल टिल्ट हुआ है, किससे, सी से उठकर पी पर चली गई है। तो इस एंगल को हम किस नाम से जानते हैं कि भाई इसके अंदर में कितना हमारे पास में चेंज आया है, कितने इसके अंदर में एंगल के अंदर में चेंज आया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास में दिया जाता है, इसको हम देते हैं, ये गिवन है कि पाथ लेंथ, जो मेरे पाथ में पाथ डिफरेंस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू, ये पूरा कैलकुलेशन है इसका यार, आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन जाने की जरूरत नहीं, पूरा डेरिवेशन होता है इसका, वो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसका रिजल्ट याद रखो, ठीक है। फिर अगर उसके अंदर में चलेगा तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी चीजें। तो इसका रिजल्ट ये होता है हमारे पास में, ए क्या है मेरे पास में, जो इसका अपर्चर है, इनटू साइन थीटा, ये मेरे पास में इसका एक्चुअल लेंथ होता है, जो पाथ मेरे पास में डिफरेंस आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आने वाली है बी एन, जो बोल रहा हूं मैं बी एन, दैट विल बी इक्वल टू पाथ डिफरेंस, ये मेरे पास में आने वाला ए साइन थीटा, यानी कि ये वाला। अब जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जब यहां पर हमने वेवलेंथ के बारे में बात करी तो ये मेरे पास में लैम्डा आता है, यानी कि जो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा एंड इट इज इक्वल टू ए, क्योंकि साइन थीटा मेरे पास में, थीटा जो है ना बहुत छोटा होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एक अप्रोक्सीमेशन का रूल होता है कि साइन थीटा, अगर हमारे पास में थीटा हमारे पास में बहुत छोटा है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं थीटा के इक्वल, ठीक है। रेडियन के अंदर में इसको साइन थीटा को हम थीटा के इक्वल टू लिख सकते हैं। तो यहां पर वही चीज आप लोगों को करनी है कि कितना टिल्ट हुआ है थीटा से, तो आप साइन थीटा को थीटा पुट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आएगा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा, जो मेरे पास में रहेगा दैट विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। ये मेरे पास में एक वैल्यू बन के आ गई है कि लैम्डा डिवाइडेड बाई ए होता है कौन सा। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि भाई कितना ये टिल्ट हुआ होगा, तो आप बता सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए, मेरे पास में इसका आंसर आएगा। चलिए अब इसके ऊपर मैं थोड़े से और क्वेश्चंस की बात करता हूं। मैं सबसे पहले इसके अंदर में 2 पैरामीटर मेरे पास में कौन कौन से, भाई एक लैम्डा है और दूसरा मेरे पास में कौन सा है, मेरे पास में ए है। ए कौन सा है, मेरे पास में अपर्चर है। तो इनका क्या हमारे पास में इंपैक्ट होगा, इन सब चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। पहला बात मैं करता हूँ इसके अंदर में कि जो मेरे पास में लैम्डा, अगर यहाँ पर बात करें कि कौन सी रे सबसे ज्यादा बेंड होगी, अगर मान लो मैं यहाँ पर रे को इंसिडेंट करता हूँ तो कौन सी रे ज्यादा बेंड होगी, क्योंकि थीटा क्या बता रहा है भाई ये कितना बेंड हुआ। तो लैम्डा अगर मैं बात करूं कि रेड मैंने डाली और मैंने एक लैम्डा ब्लू डाली मैंने इसके ऊपर में, तो कौन सी ज्यादा बेंड होगी भाई, क्योंकि मुझे पता है कि भाई लैम्डा रेड होती है, यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ रेड होती है वो मेरे पास में 630 नैनोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। और इसकी जब बात करें लैम्डा ब्लू की बात करें तो 534 नैनोमीटर के आसपास में होती है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कौन सी ज्यादा बेंड होने वाली है भाई। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रेड है
वो लाइट जो है ज़्यादा बेंड होगी जब हम इस केस के अंदर में बात करेंगे, यानी कि डिफ्रेक्शन की जब हम बात करते हैं तो रेड लाइट उसके अंदर में सबसे ज़्यादा बेंड होती है। कहाँ से पता चला हमें? क्योंकि हमने जो एंगल यहाँ पर निकाला कि किस एंगल से हमारी रे जो है वो इस एक्चुअल से इधर चली जाएगी, यानी कि शैडो एरिया में घुस जाएगी, तो वहां पर आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई ए आप लोगों के पास में आ गया। ठीक है, अगर अब किसी के दिमाग में यह आया कि भाई हमने तो पीछे ये पढ़ा था कि जब इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होता है जब हमारे पास में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लेकिन यहां पर तो आप लोगों ने बता दिया कि पाथ डिफरेंस मेरा कितना है, लैम्डा है, तब यहां पर डिस्ट्रक्टिव हो गया और यहां पर मेरे पास में क्या बन गया, एक डार्क बन गया। तो भाई थोड़ा सा ना इसको ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास में जब हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे तो वहां पर मेरे पास में दो सोर्स हुआ करते थे। ठीक है, जब मैं यंग डबल स्लिट की भी बात करूं तो यंग डबल स्लिट के अंदर में क्या करते थे, ऐसे दो सोर्स हुआ करते थे, ए और ये मेरे पास में बी। यहां से लाइट आती थी और यहां पर मतलब गिर के और उनका क्या हो जाता था, पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करते थे। जैसे भी हम इस पॉइंट पर बात करी तो ये यहां पर गई तो अलग अलग उसके पाथ डिफरेंस आ रहे थे। लेकिन यहां पर मेरे पास में क्या होगा, एक ही मेरे पास में एक सोर्स हो गया। तो यहां पर आप इसको देखेंगे कि इस पूरे को, यहां से मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं भाई, इस पूरे को मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं कि ये मेरे पास में टोटल जो पाथ आया यानी कि बी एन जो आया है वो मेरे पास में लैम्डा है। बी एन जो मेरे पास में पाथ था वो मेरे पास में लैम्डा है। ये थोड़ा सा आप लोगों ना थोड़ा हाई लेवल समझना पड़ेगा इसको। ये मेरे पास में ए सोर्स है, ये मेरे पास में बी सोर्स है। तो मुझे अपने इस सोर्सेज को, ये जो गैप बना हुआ है ना, बहुत सारे सोर्सेज आ रहे हैं इसके अंदर में, बहुत जो अपर्चर मैंने बड़ा रखा हुआ है इसके अंदर में, अलेख जो भी मेरे पास में वेव फ्रंट आया वो अपने आप में एक नया पॉइंट बन रहा होगा, नए सोर्स के रूप में काम कर रहा होगा। तो मुझे इसको ऐसे डिवाइड कर देना कि ये दो हिस्सों में बढ़ जाए भाई। ऊपर जो रहेगा इस पाथ को, क्योंकि ये पूरा जो पाथ लेंथ बनी है मेरे पास में यहां से यहां तक की ये लैम्डा बनी है, और यहां से यहां तक की ए से अगर ये एन है, मैं इसको पी, इसको मैं एम पॉइंट दे देता हूं, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको मैं एम पॉइंट दे दूं, तो ये ऊपर वाली जो रहेंगी इनका लैम्डा बाई 2 और नीचे इनका जो बात करूं मैं इनका भी लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, तो इसकी वेव जो होगी मेरे पास में, पहली वेव इसकी यानी कि यहां से जो मेरे पास में आएगी ऊपर वाली जो वेव आएगी, यहां से मैं मान लो कि मेरे पास में टोटल 100 वेव चली भाई, 100 वेव मेरे पास में चली। 100 के अंदर में पहली वेव और 51st वेव, पहली वेव और 51st वेव, यानी कि पहली वेव इसको दो हिस्सों में बांट दिया, जो सोर्सेज थे मेरे इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपर के और 50 नीचे और 50 ऊपर मैंने बांट दिया। तो पहली वेव जो थी वो ए से एम वाली ये उठा ली मैंने, और दूसरी वेव जो मैंने यहां से एम से बी की है वो उठा ली मैंने, और इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना था, यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई लैम्डा बाई 2 मेरे पास में पाथ डिफरेंस है, क्योंकि ये चीज मैंने बताई कि यहां से टोटल मेरा कितना है मेरे पास में, ये टोटल लैम्डा और यहां से यहां तक का, इसके पॉइंट तक का मेरे पास में जो पाथ डिफरेंस रहेगा दो वेव्स के बीच का, यानी कि ए से एम वाले और एम से बी वाले के किसी भी दो वेव को उठाऊंगा मैं, तो मुझे इस तरह से वेव उठानी है कि उनका जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव बना देंगे। फिर मैं बात करूं कि दूसरी वेव पहले वाले की और 52वीं वेव यानी 52nd वेव इस वाले के नीचे वाले की आएगी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगी और इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 2 है। तो पाथ डिफरेंस इनमें लैम्डा बाई 2 है, तो यहां पर क्या करेंगे कि मेरे पास में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना देगी। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो सोर्सेज मैंने ए से बी तक माने ना, उसके अंदर में मैंने दो हिस्सों में बांट दिया उसको, लेकिन टोटल अगर कोई मेरे से पूछ लेना कि भाई टोटल पाथ लेंथ कितनी है, पाथ डिफरेंस कितना है, तो वो तो अभी भी मेरे पास में लैम्डा ही रहेगा, वो तो मेरे पास में लैम्डा है। लेकिन क्यों यहां पर मेरे पास में डार्क पॉइंट बना, उसका मैंने मतलब आप लोगों को समझा दिया। अभी 3 सोर्सेज के लिए मैं बात करूंगा तो वहां पर और क्लैरिटी आएगी आप लोगों को, वहां पर क्या होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि ए से एम तक की जब वेव आएंगी, उनमें से कोई भी वेव आएगी, जैसे ये मान लो मेरे पास में सेकंड वेव आई है, थर्ड वेव आई है, तो इस वाले नीचे से एम से बी वाले के 53rd वाले के साथ में करेगी, क्योंकि इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस रहने वाला है लैम्डा बाई 2 रहेगा। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव करती चली जाएंगी। तो यहां पर फाइनली सारी वेव्स 50 इधर की और 50 नीचे वाली, ये सारी आपस में मिलेंगी, एक दूसरे के जो जिनके बीच में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस रहा होगा वो सारी मिलेंगी, और फाइनली यहां पर किस तरह का पॉइंट बनाने वाली हो, मेरे पास में एक डार्क पॉइंट बनाएंगी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने देखा भाई कितना हमारे पास में एंगल एलिवेट हो जाएगा, उस चीज के बारे में यहां पर आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब कोई मेरे से ये पूछ ले कि भाई इसके अंदर में जो हाइट होगी, जो ये हाइट बनी है, मतलब ये मेरे पास में जो हाइट बन रही है ये कितनी रहेगी इसके अंदर में। दूसरा, इसके अंदर में हम थोड़ा सा और इस चीज़ को आगे मूव करते हुए लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई जो एंगल एलिवेशन आया नीचे की तरफ में भी बना होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो ये मेरे पास जब पी डार्क बना है तो कितनी लेंथ पे बना है, ये पाथ लेंथ मेरे पास में लैम्डा पे बना है।
उसी तरह से मैं जब 2 लैम्बडा की बात करूंगा इसके अंदर में, जब 2 लैम्बडा मैं यहाँ पर ले आऊँ इस वेव के अंदर में, तो वो कहीं यहाँ पर डार्क पाथ बना रहा होगा, यानी कि मेरे को यहाँ पर भी क्या मिलने वाला है, एक डार्क मिलेगा। पी क्यू एन, एन में इसको नाम, एन यहाँ पर नीचे ऑलरेडी आ गया है, तो इसको मैं आर नाम देता हूँ। यहाँ पर भी मेरे पास में डार्क बनेगा। कब बनेगा, अगर यहाँ पर मेरे पास में लैम्बडा वेवलेंथ है, तो यहाँ पर जब मैं बात करूंगा तो 2 लैम्बडा हो जाएगी। उसी तरह से जब मैं ऊपर चलूंगा इसके अंदर में, तो मेरे पास में 3 लैम्बडा मैं अगर इसको कर दूंगा, तो 3 लैम्बडा जब ऊपर जाएगा तो यहां पर भी मेरे पास में क्या बनाने वाला है, एक डार्क पॉइंट बनाने वाला है। ठीक है, तो ये तो थी मेरे पास में डार्क फ्रिंजेस को लेके। ओके, अब देखो इसी को थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ में मैं बात करता हूं, और इनके जो हमारे पास में मैथमेटिक्स के अंदर भी क्वेश्चंस बनते हैं ना इस चीज को लेके, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं और कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना है अगर एग्जाम के अंदर में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो। ठीक है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। ये आप लोगों को समझ आ गया कितना एलिवेट हो जाता है, क्यों वहां पर डार्क पॉइंट बना, इसका भी मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भाई मेरे पास में जो डार्क फ्रिंज बन रही है या फिर मेरे पास में ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इनकी सेंट्रल फ्रिंजेस से कितनी हाइट होगी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो भाई देखते हैं उसको भी। ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है अभी सारा, क्योंकि डिफ्रेक्शन के अंदर में यही सारी चीजें आप लोगों को घूम फिर के बार बार, जो इंटरफेरेंस का बेस था ना आप लोगों का, वही आप लोगों को यहाँ पर बार बार पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, चलो भाई ये आप लोगों ने देख लिया कि ये मेरे पास में एक स्क्रीन थी, यहाँ से मेरे पास में एक आप लोगों ने सोर्स मान लिया, तो एक रे यहाँ गई और एक रे यहाँ पर चली गई, यहाँ पर गई भाई। अब ऐसा भी तो हो रहा होगा ना, जो मेरे पास में ये ए सोर्स की मैं बात कर रहा था, ये बी वाले की बात कर रहा था, तो ए से नीचे की साइड भी तो आएगी, उसी तरह से बी की नीचे की साइड भी आएगी, ये आ गई भाई। और ये जो सेंट्रल रहा होगा यहाँ पर रहा होगा, ये सेंट्रल रह गया मेरे पास में सी। ठीक है, ये मेरे पास में सेंट्रल रह गया। इस पॉइंट को आप लोगों ने नाम दे दिया, मान लो पी है, और ये मेरे पास में क्यू पॉइंट है। और ये जो इसका एलिवेशन हुआ था, ये जो एलिवेशन हुआ था, इस एलिवेशन को आपने नाम दिया थीटा। उसी तरह से नीचे की साइड में ये जा रहा है, तो इसको भी आप नाम दे सकते हैं क्या, ये भी थीटा होगा। बराबर अमाउंट में हमारे पास में दोनों साइड में एलिवेशन होगा। ठीक है, तो इस थीटा की वैल्यू अभी जस्ट आप लोगों ने क्या निकाली, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए आप लोगों ने निकाल दिया। बहुत अच्छी बात भाई। अब कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर ब्राइट कहाँ कहाँ बन रहा है, तो ब्राइट आप देख रहे हैं कि ये तो मेरे पास में डार्क बन गया, ये मेरे पास में डार्क बन गया, और ये भी मेरे पास में क्या बन गया, डार्क बन गया भाई। अब आप लोगों से ये पूछ रहे कि ये बताओ कि जो मेरे पास में सेंट्रल ब्राइट बना है, इसकी कितनी विड्थ है। भाई देख रहे हैं ना आप लोग, सी से ऊपर यहाँ यहाँ सारी जगह ब्राइट है, नीचे जाओगे यहाँ भी ब्राइट है मेरे पास में। तो कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि भाई ये कितनी हाइट तक हमारे पास में सेंट्रल बन रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो आपको अगर ये पता लग जाए कि ये सी से और यहाँ तक की हाइट और सी से नीचे तक की हाइट, ये अगर आप लोग को पता लग जाए, क्योंकि ये जो हाइट है वही हमारे पास में नीचे की हाइट है, दोनों हमारे पास में जो हाइट आने वाले वो इक्वल आएंगे इस केस के अंदर में। ठीक है, अगर मुझे ये हाइट मिल जाए तो मैं उसका डबल कर दूं, तो मेरे पास में क्या मिल जाएगी, टोटल जो सेंट्रल फ्रिंज बनी है मेरे पास में, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनी है, उसकी मेरे पास में क्या बन जाएगी, मेरे पास में उसकी टोटल विड्थ मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, तो चलो भाई उसकी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लूं, नीचे वाला ये आप लोगों को पता है कि भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है इट इज गिवन बाय डी, जो टोटल मेरे पास में है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है स्लिट के बीच में और मेरे पास में स्क्रीन के बीच में। ठीक है, तो ये ट्रायंगल को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ भाई, ये ट्रायंगल मैंने बाहर निकाल ली, और यहाँ पर आप लोगों को ये एंगल थीटा गिवन है, ये मेरे पास में एच है और ये मेरे पास में डी है। ठीक है, यही चीज रिप्रेजेंट करी है ना मैंने, यहाँ से उठाई और ये यहाँ पर रख दी भाई। तो अब मेरे को बताओ इसके अंदर में टेंजेंट थीटा जो होगा वो क्या होगा भाई, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू एच बाई डी रहेगा मेरे पास में। इसी से तो रिप्रेजेंट करते हैं ना हम थीटा को, और हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि थीटा मेरे पास में जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। तो जैसे हमने साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा कर दिया था, तो उसी तरह से मैं टेन थीटा जो होता है उसको भी मैं अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ थीटा के इक्वल। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू एच बाई डी मैंने कर दिया। ठीक है, क्या आप लोगों को कहीं कोई रिलेशन दिख रहा है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन के अंदर में, बिल्कुल दिख रहा होगा, क्योंकि ये भी थीटा के इक्वल है और ये भी मेरे पास में थीटा के इक्वल है। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट करके कंबाइन कर सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास में जो आएगा h डिवाइडेड बाई डी आने वाला है, एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए मेरे पास में आएगा। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या था, यहां से आप लोग को निकालना था कि ये मेरे पास में कितनी हाइट रहेगी। तो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं, हाइट का फॉर्मूला बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाइट को आप इक्वेट करेंगे, हाइट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू में डी बाई ए, यही तो आ रहा है मेरे पास में, लैम्डा डी बाई ए मेरे पास में आ गया। जैसे आप लोगों ने वहां पर बात करी थी
जब हम इंटरफेरेंस के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये क्या बन रहा था, वहां पर आप लोगों के d डिवाइडेड बाय d ऐसा बन रहा था। यहाँ पर हमारे पास में जो वेवलेंथ थी उससे रिलेटेड चीज आ रही थी, यानी कि पार्ट डिफरेंस जो था उससे रिलेटेड चीज आ रही थी। तो वही तो चीज है, बिल्कुल उसी को हम यहाँ पे डिफाइन कर रही है। अगर इनके बीच में गैप a है तो उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया लैम्डा d बाई ए के नाम से आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि टोटल जो सेंट्रल फ्रिंज है उसकी विड्थ कितनी बनेगी भाई h आप लोगों ने निकाल लिया, ये आ गया, और जो टोटल उसका 2h कर देंगे, यानी कि 2h कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाली है, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दैट इज इक्वल टू 2h एंड इट इज गिवन एज 2 लैम्डा इंटू d बाई ए, ठीक है। ये आप लोगों के पास में आंसर आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ h बोल लो, या फिर उसका जो हमारे पास में रिलेट है, ये फॉर्मूला भाई आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछेगा कि जो मेरे पास में डिफ्रैक्शन हुआ है उसके अंदर में सेंट्रल फ्रिंज की जो विड्थ है वो मेरे को बताओ। तो सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ आप लोग यहाँ से निकाल के बता देंगे, ठीक है। तो ये भैया आप लोग के पास में हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। इसके बाद में मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। तो आपको डिफ्रैक्शन के अंदर में ये मेन पॉइंट्स थे, आप लोगों को समझ आ गया भाई, ठीक है। तो अब आप लोग को ये तो समझ आ गया कि यार पी पॉइंट तो मेरे पास में डार्क बन गया, पी तो बन गया डार्क, लेकिन क्या श्योरिटी है कि इसके ऊपर वाला जो पॉइंट बनेगा, आप लोगों ने तो ये कहा ना कि फ्रिंजेस बनना शुरू हो जाते हैं जब डिफ्रैक्शन होता है। तो जैसे सेंटर आया, सेंटर के बाद में मुझे डार्क मिलेगा, जो ब्राइट आया, ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद फिर ब्राइट आना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना। क्या ऐसा है कि जो मेरे पास में पी पॉइंट है, क्या उसके ऊपर में कोई डार्क पॉइंट, जो ब्राइट पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा है, हम उसके ऊपर में काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डार्क पॉइंट तो आप लोगों ने समझ लिया क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में जो लेंथ, जो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस था वो लैम्बडा था, लेकिन मैंने उसको क्या हुआ, दो हिस्सों में बांट दिया भाई। दो हिस्सों में बांटने से क्या हुआ कि जो ऊपर वाले और नीचे वाले की जो आपस में कंबाइन होंगे ना, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस जो लैम्बडा बाई 2 रह जाएगा। और लैम्बडा बाई 2 वाले आप लोगों को पता है, इंटरफेरेंस के अंदर में पढ़ा है कि वो यहाँ पर जाकर क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देंगे, ठीक है। वो सारी कैलकुलेशन हमने करी और हमने फाइंड आउट किया कि सेंट्रल जो मेरे पास में बनेगा उसकी विड्थ ये बनेगी 2h d बाई ए के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ब्राइट फ्रिंज को लेके, क्या मेरे पास में इसके ऊपर में ब्राइट फ्रिंज बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर इसके साथ में रिप्रेजेंट कर देता हूँ भाई। ये आप लोग याद रखना कि टोटल विड्थ बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्बडा इंटू d बाई ए के नाम से हम इसको जानेंगे, ठीक है। ओके भाई, और थीटा जो मेरे पास में रहेगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्बडा बाई, क्योंकि ये बार बार मेरे पास में यूज आने वाली हैं, इसीलिए मैंने इनको आप लोगों के लिए साइड में लिख दिया भाई, ठीक है। चलो भाई, अब इसको देख लेते हैं कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है या नहीं बन रही। अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो मेरे पास में इंटरफेरेंस वाला जो पैटर्न था वो यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, और डिफ्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पर जो लाइट है शैडो एरिया में चली गई है, तो शैडो एरिया में जाने का मतलब है कि वहाँ पर वो जो शैडो जहाँ तक बन रही थी उसके अंदर में भी लाइट वो शो करना शुरू कर दिया। चलिए भाई इसको देख लेते हैं। चलो भाई, ये मेरे पास में एक स्क्रीन मैंने ले लिया, यहाँ पर हो गई, और ये मेरे पास में स्लिट हो गई है दिस वन, और ये स्लिट है ए बी स्लिट है, ठीक है। और इसका जो अपर्चर है मेरे पास में, ये मेरे पास में ए अपर्चर है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पूरे सोर्स के अंदर में जब हमने पूरी कैलकुलेशन किया, पूरे इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बार बार में, तो मैं फाइनल रिजल्ट उस एक्सपेरिमेंट्स के यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने पार्ट डिफरेंस, जो टोटल पार्ट डिफरेंस था, यानी कि जो आप लोगों ने बात करी थी ना, पार्ट डिफरेंस कैसे लिखते हैं आप लोग, पार्ट डिफरेंस दैट इज इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ए थीटा के इक्वल लिखते हैं आप लोग, ठीक है। साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा को मैं क्या कर देता, चलो साइन थीटा लिख देते हैं भैया आप लोगों के लिए, अगले केस के अंदर में उसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे। ये आप लोगों को एक बेसिक डेफिनेशन पता है इसके अंदर में। जब हमने पार्ट डिफरेंस जो था ना, ये 3 लैम्बडा बाई 2 कर दिया, 3 लैम्बडा बाई 2 कर दिया था ना, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, हमने देखा कि ये जो लाइट थी यहाँ से गई ऐसे, और ये लाइट गई यहाँ से ऐसे, इस पॉइंट पर गई। ये पी पॉइंट यहाँ पर था आप लोगों के पास में, जहाँ पर आप लोगों को क्या बन रहा था, एक डार्क पॉइंट बन रहा था। जब ये यहाँ पर पहुंची तो हमने मान लिया क्यू पॉइंट है, और जब यहाँ पर देखा गया तो ये मेरे पास में एक ब्राइट पॉइंट बन के आ गया। क्यू पॉइंट था वो मेरे पास में एक ब्राइट पॉइंट बन के आ गया। अब ये ब्राइट पॉइंट बन के आया है मेरे पास में, तो कन्फर्मली है कि भाई यहाँ से जो रिवेव्स आ रही होंगी, जो मेरे पास में आ रही होंगी, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस जो रहा होगा, पार्ट डिफरेंस जो रहा होगा वो लैम्बडा बाई 2 तो है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। लेकिन हमारे पास हुआ क्या कि इस सोर्स को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में क्या है, जो वेवलेंथ आएगी वो 3 लैम्बडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस आएगा। जब ये वेव यहाँ से जा रही होगी तो ये जो मेरे पास में बी एन बनने वाला है ना, ये वाला, ये मेरे पास में 3 लैम्बडा बाई 2 बना था। जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इसकी कैलकुलेट करी तो ये जो पार्ट डिफरेंस था वो 3 लैम्बडा बाई 2 बना था।
और पिछला जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर में ये पार्ट डिफरेंस, जब डार्क की बात कर रहे थे तो इसके अंदर में लैम्डा का मल्टीपल आ रहा था, लैम्डा, फिर हमारे पास में 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, इस तरह से हमारे पास में आ रहे थे पार्ट डिफरेंसेस। ठीक है, जब हमने इसके ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बात करी तो ब्राइट फ्रिंज के अंदर में ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2 आ रहे थे। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ठीक है 3 लैम्डा बाई 2 आ रहे हैं, यहाँ तो लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स हैं ये, फिर वहां पर वो ब्राइट कैसे बना रहे? तो ध्यान से सुनना भाई इस पॉइंट को, यहां पर जो सोर्सेज है ना, यहां पर ए से बी के बीच में जो सोर्सेज है, टोटल इसके कितने हिस्से बन गए? एक हिस्सा, 2 और ये 3, यानी कि अगर मैं इसको आर एस टी ऐसे 3 नाम दे दूं, ये भाई मेरे पास में था ए, ये मेरे पास ए है, यहां पर मैं दे दूं आर, यहां से दे दूं एस और यहां से दे दूं टी, ये मेरे पास में बी ऑलरेडी है। ठीक है, बी मेरे पास में ऑलरेडी नाम मैंने इसको दे रखा है। तो जो मेरे पास में ए से बी के बीच के सोर्सेज हैं उनको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, 1/3 यहां पर होंगे, 1/3 यहां पर होंगे और 1/3 यहां पर होंगे। ठीक है, और एक से दूसरे के बीच में जो पार्ट डिफरेंस रहेगा वो लैम्डा बाई 2 रहेगा, यहां से यहां जो रहेगा वो भी मेरे पास में लैम्डा बाई 2 रहेगा। अब देखो यहां पर आप लोग, जब यहां से वेव जारी होंगी, कहां से? ए से, और ए से आर के बीच वाली और आर से एस वाली, ये किसी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही होंगी, ऐसे यहां से जारी होंगी ये, तो इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस रहा होगा कितना रहा होगा? वो सारा भाई मेरे पास में लैम्डा बाई 2 रहा होगा। यानी कि जब ये इस पाथ से ए से आर के बीच वाली, ए से आर के बीच की वाली और आर से एस के बीच वाली यहां पर जाकर इंसिडेंट होती है, तो उनके बीच में एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने इंटरफेरेंस के अंदर में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तो वो एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और वहां पर हमारे पास में एक डार्क पॉइंट बनता है। तो जितनी भी वेव रही होंगी इसके अंदर में 1/3 वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट कर जाएंगे, किसके साथ में? नीचे वाले 1/3 के साथ में। ठीक है ना, ये 1/3 जो थी इसके साथ में डिस्ट्रैक्ट करके यहां पर क्या बना देंगे? डार्क पॉइंट बना देंगे। लेकिन भाई अभी ये भी तो देखो, एस से बी वाली जो लाइट है ये भी तो बची हुई है। अब इनके साथ में क्या कोई है जो यहां पर डिस्ट्रैक्ट कर सकता है इसके साथ में? आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर मेरे पास में ये ऑलरेडी जो 1/3 थी वो 1/3 के साथ में डिस्ट्रैक्ट कर चुकी हैं। तो ये जो बची है ना, ये यहां पर जाएंगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में क्या बना देंगे? एक ब्राइट स्पॉट बना देंगे। ठीक है, और यही इसी जो तीसरा हिस्सा होता है ना इनका, इसी की वजह से हमारे पास यहां पर क्या दिखाई देता है? एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर रैंडमाइज नहीं माननी है कि मैंने 3 लैम्डा बाई 2 मान लिया। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया ना तो अब आप लोगों को समझ में आया कि लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 के अकॉर्डिंग हम 3 हिस्सों में इसको बांट देंगे। अब देखो अगला हिस्सा में बात करता हूं मैं। अब मैंने कहा कि भाई 5 लैम्डा बाई 2 पर मैं काम करता हूं, तो 5 लैम्डा बाई 2 में आप लोगों ने क्या किया? 1 2 3 4 5, यहां पर आप लोगों के कितने हिस्से बन गए? 5 हिस्से बन गए। अब यहां से लाइट क्या करेगी भाई? यहां से क्या करेगी? ये वाले हिस्से की जो जाएगी यहां की, ये वाले डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी इसके साथ में। क्यों? क्योंकि इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 रहेगा। भाई 5 हिस्सों में बांट दिया ना मैंने, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, हर एक के बीच में लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस दे दिया। इस वाले के बीच में लैम्डा बाई 2, इस वाले के बीच में, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में, हर एक के बीच में मैंने लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस दे दिया। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास में लैम्डा बाई 2 चली गई। अगली जो आएंगी यहां पर जाएंगी और यहां पर क्या बनने वाला है? वो डिस्ट्रक्टिव कर देंगी। अब ये चारों थे ये तो भाई डिस्ट्रक्टिव कर गए, लेकिन ये जो वेव थी यहां से जो जारी होगी वो उसके पास में कोई भी डिस्ट्रक्टिव करने वाली दूसरी वेव नहीं है, जो कि यहां पर क्या बनाएगी? जाकर एक ब्राइट पॉइंट बनाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब भी ब्राइट पॉइंट बनेंगे तो ब्राइट पॉइंट के जो मल्टीपल होंगे 3 लैम्डा बाई 2 होगा या फिर 5 लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, या फिर मेरे पास में 7 लैम्डा बाई 2 होगा, और ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू चलते जाएंगे तो आपको ब्राइट पॉइंट मिलेंगे। तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जब भी मेरे पास में कोई ब्राइट पॉइंट बनेगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 से शुरू नहीं करना इसको, यहां से शुरुआत इसकी 3 लैम्डा बाई 2 से होगी। ओके, यहां पर मेरे पास में 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 मेरे पास में हो जाएगी। ओके, और ये मेरे पास में नेक्स्ट जो आया वो मेरे पास डार्क पॉइंट होगा, वो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस जो रहने वाला दैट विल बी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। आप लोगों ने सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए देख लिया था। अब देखो इसका पार्ट डिफरेंस की हम बात करते हैं। तो पार्ट डिफरेंस जब आप लोगों ने लिखा, पहला जो केस आया 3 लैम्डा बाई 2 आ गया। अब इसकी जो मेरे पास में आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू ए थीटा आप लोगों को मिलने वाला है भाई। अगर आप लोगों से कोई थीटा निकालने के लिए बोल दिया जाए देन थीटा विल बी, थीटा कितना आएगा भाई? यहां से मेरे को बताओ। थीटा विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 इंटू में ए, ये आ जाएगा पहला जो मेरे पास में आएगा। ठीक है,
दूसरा आएगा तो 5 लैम्बडा बाई 2 इंटू में आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा तो 7 लैम्बडा बाई 2 इंटू में आ जाएगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा था कौन से केस के अंदर में, जब मैं डार्क फ्रिंजेस के बारे में बात कर रहा था, तो ये जो वैल्यू आ रही थी, ये जो वैल्यू आ रही थी दैट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना आया था भाई मेरे पास में, पहला 2 लैम्बडा बाई ए, यही आया था मेरे पास में, 2 लैम्बडा बाई ए मेरे पास में आया था। ठीक है, कहीं गड़बड़ होगी क्या हमारे पास में, हाँ यहाँ पर मैंने सॉरी, पहला जो आया था मेरे पास में लैम्बडा बाई ए आया था मेरे पास में थीटा, फिर दूसरा जब हमने निकाला तो मेरे पास में 2 लैम्बडा बाई ए आया था थीटा, और तीसरा जब निकाला तो 3 लैम्बडा बाई ए, इस तरह से कंटिन्यू आ रहा था। और यहाँ पर जब आप इसको निकाल रहे थे तो ये मेरे पास में 3 लैम्बडा ए आ गया है, यहाँ पर मैं 5 लैम्बडा बाई 2 इंटू में ए कर सकता हूँ, फिर 7 लैम्बडा इंटू में ए बाई 2 कर सकता हूँ, यानी कंटिन्यूसली जितना भी आप चलते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये लैम्बडा के मल्टीपल है 1 2 3, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 5 7, यानी कि ओड मल्टीपल मेरे पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, इसके जो जर्नलाइज फॉर्म है वो करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि जब मैं इसकी ब्राइट की बात कर रहा हूँ तो ब्राइट यहाँ पर क्यों बनी है भाई, ब्राइट का रीजन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब ओड पार्ट चल रहे हैं तो जो इवन पार्ट्स होते हैं वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो हमारे पास में लास्ट पार्ट बचता है वो वहां पर पहुंचता है और वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में ब्राइट स्पॉट बना देते हैं। ठीक है, लेकिन पार्ट डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो पार्ट डिफरेंस हमें यही लेने हैं, जैसे लैम्बडा हो गया, 2 लैम्बडा हो गया, 3 लैम्बडा हो गया, इधर 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2, और ए जो निकाल रहे हैं ना थीटा के लिए निकाल रहे हैं, जो एलिवेशन कितना है हमारे पास में, एलिवेट हो गई है वो, तो ये थीटा की वैल्यूज है। अगर आप लोगों से मैं एच की वैल्यू पूछ लूँ तो यहाँ पे आप लोगों से, तो एच की वैल्यू में कोई दिक्कत आएगी आप लोगों को, तो एच की वैल्यू आप डायरेक्टली निकाल के मेरे को बता सकते हैं कि जो मेरे पास में लैम्बडा बाई ए आया है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, डी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा लैम्बडा ए इंटू में डी। ठीक है, दूसरे का जो मेरे पास में थीटा है इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 2 लैम्बडा बाई ए इंटू में डी। तीसरे को मैं करूंगा तो 3 लैम्बडा बाई ए इंटू में डी। तो ऐसे आप कितना भी हमारी हाइट, पहली फ्रिंज, ये मेरे पास में पहली डार्क फ्रिंज आई, ये मेरे पास में दूसरी डार्क फ्रिंज आई, ये मेरे पास में थर्ड डार्क फ्रिंज आई, ये मेरे पास में पहली ब्राइट फ्रिंज की जो है वो एलिवेशन आया है, और इसका जब एंगल निकालेंगे तो देन इट विल बी इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2 इंटू में जो मेरे पास में कहीं गड़बड़ कर दिया गया, अरे भाई ये तो ए नीचे आएगा ना, ए नीचे आएगा दोस्त, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ए नीचे कर लो इसको। ठीक है, ये मेरे पास में ए आ जाने वाला है, नीचे आ जाएगा भाई लैम्बडा 2 ए आ जाएगा। ठीक है, तो 3 लैम्बडा बाई ए आ गया मेरे पास में। दूसरे की बात करूंगा, डी आ गया मेरे पास में। दूसरे की बात करूंगा तो मेरे पास में 5 लैम्बडा बाई 2 ए इंटू में डी आ जाएगा, और नेक्स्ट मेरे पास में आ जाएगा 7 लैम्बडा इंटू में डिवाइडेड बाई 2a इंटू डी। तो ऐसे कंटिन्यू करते चलेंगे तो आप लोगों को पास में सारी वैल्यू आती चली जाएंगी कि कौन सी फ्रिंज कहां पर मेरे पास में बनने वाली। यानी कि मैं पहली बात करूं तो ये मेरे पास में पहली डार्क बनी, फिर ब्राइट बनेगी, और इसके ऊपर जाएंगे तो डार्क बनेगी। वो डार्क की हाइट क्या होगी, कहां से, इस सेंट्रल पॉइंट से, तो इस सेंट्रल पॉइंट से आप निकाल नहीं सकते। थर्ड की आपकी क्या आ गया आपके पास में वैल्यू, ये आ गया आप लोगों को, यानी कि एन की वैल्यू डायरेक्टली आपको रखनी है और आप लोगों को फ्रिंज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं जर्नलाइज करने की कोशिश करता हूं। जब भी आप लोगों को डार्क फ्रिंज के बारे में पूछा जाए तो डार्क फ्रिंज की जब भी आप लोगों को जर्नलाइज करने के लिए हम देखते हैं तो उसके लिए सीधा आप लोगों को क्या वैल्यू पुट कर देंगी। तो भाई अब जो बता रहा हूं ना इसको आप एक जर्नलाइज फॉर्म में याद कर लेना। ठीक है, ये सारी कहानी थी आप लोगों को समझाने की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब जो फॉर्मूला आएगा वो होगा। आप लोगों का एक बेसिक कंसेप्ट अब तैयार हो चुका होगा कि क्या हमारे पास में डिफ्रैक्शन होता है और क्यों यहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मेरे पास में बन रही है। ठीक है, तो मैं पहले लिख रहा हूँ डार्क फ्रिंजेस के बारे में, क्योंकि सबसे पहले मेरे पास में डार्क फ्रिंज आई थी। क्या डार्क फ्रिंज जो आई है मेरे पास में सेंट्रल आई है? आंसर इज नो। सेंट्रल तो मेरे पास में एक ब्राइट फ्रिंज आई थी, डार्क फ्रिंज तो नहीं आई है। यानी कि जो मैं इसको जर्नलाइज करने की कोशिश करता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो मेरे पास में थीटा आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू एन एंड इट इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। क्या है मेरे पास में, ये डार्क फ्रिंज की जो एलिवेशन है, डार्क फ्रिंज के जो हमारे पास में थीटा आने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। थीटा विल बी इक्वल टू एन लैम्बडा बाई ए, ये हो गया। और हाइट की बात कर ली जाए तो हाइट में कुछ नहीं करना आप लोगों को, जो मेरे पास में इसके साथ में थीटा होता है इसके साथ में डी मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो यहां पर आप लोगों ने कर दिया एन लैम्बडा बाई ए इंटू में डी, तो आपको हाइट मिल जाएगी। जब भी आप लोगों को पूछ लिया जाए कि भाई पहली डार्क की मेरे को हाइट बताओ, तो पहली डार्क कहाँ है, यहां थोड़ी ना होगी सेंट्रल पे, पहली डार्क तो यहां बन रही है। तो अब डायरेक्ट इसके अंदर में एन की वैल्यू 1 पुट करो, यहां पर एन की वैल्यू पुट करो 1, तो क्या आया, यही तो आया मेरे पास में, जो यहां पर निकाला था और यहां पर निकाला था वही सेम आ रहा है। ठीक है, दूसरे के लिए मैंने बोल दिया कि भाई दूसरी फ्रिंज की मेरे को
जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो निकाल के दिखाओ, यानी कि यहां से कितना ये एलिवेट हो गई। तो क्या करोगे, 2 रखोगे, 2 रखोगे, क्या ये वही है मेरे पास में, क्या ये वही आ रहा है मेरे पास में, सेम वैल्यू आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे आप कंटिन्यू करते चलेंगे। तो ये जर्नलाइज मैंने आप लोगों को याद करवा दिया है, यहाँ से ये आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझाया कि कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। अब मैं ब्राइट फ्रिंज को लेकर बात करता हूँ कि ब्राइट के अंदर में क्या करेंगे। ब्राइट के अंदर में आप लोग खुद इसके अंदर में डिजाइन कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि थीटा जो मेरे पास में है, क्योंकि पहली जो वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही है, 3 λ/2 इंटू में a आ रही है, तो मुझे क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करनी चाहिए इसके अंदर में। तो बिल्कुल आप लोगों को एक समझाया भी था मैंने पिछले जब हम बात कर रहे थे इंटरफेरेंस या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो मेरे पास में, इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ से आप लोगों का ये खत्म हो चुका है इसका डार्क फ्रिंजेस को लेके। अब मैं ब्राइट फ्रिंज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या आप इसको लिए लिख सकते हैं थीटा जो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये मेरे पास में 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ये लिख सकते हैं 2n+1। भाई जो मेरे पास में पहली तो हमेशा क्या बन रही है, इसके अंदर में सेंट्रल फ्रिंज बन रही है। तो जो पहली सेंट्रल फ्रिंज बन रही है, तो उसकी वजह से मेरे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू रखी जाएंगी इसके अंदर में, तो पहला जो मेरे पास में 3 आने वाला है, तो आप इसके अंदर में क्या करेंगे, डिवाइड/2। आप इसके अंदर में पहली जो बनेगी, पहली का मतलब होता है सेंटर से ऊपर जो बनने वाली है, ये तो 0 हो गई है, सेंटर से जो ऊपर बनने वाली है वो कहां पर बनेगी, तो उसके लिए थीटा, यानी कि उसका कितना एलिवेशन हो चुका होगा, यहां से जाएगी और ये जो एलिवेशन हुआ है, यानी कि ये जो एलिवेशन हुआ है ना इसका, ये थीटा एंगल, ये कितना बनेगा। तो आप इसका डायरेक्टली यहां से फाइंड नहीं कर सकते। 2n+1 डिवाइड/2 में कर दूं, तो यहां से सिर्फ मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना है, λ/a मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, λ/a को अलग कर दिया ना, λ/a को अलग कर दिया। तो उसी चीज को लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को 2 जो इसके साथ में जुड़ा हुआ था लैम्डा के साथ में, उसको यहाँ पे कर दिया, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को यहाँ पर याद कर ले, ठीक है। अब मैं इसके थीटा हो गया, अब मुझे क्या करना है, इसका जो हाइट निकालना है फ्रिंज का, कि भाई हाइट कितना हो गया। तो हाइट निकालने के लिए आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आप इसके अंदर में सिर्फ आप लोग को क्या करना होता है, डी मल्टीप्लाई करना होता है। तो बिल्कुल कर दो भाई आप लोग, 2n+1 डिवाइडेड/2 λ/a, ये तो एज इट इज रहने वाला, और यहाँ पर आप लोगों ने डी मल्टीप्लाई कर दिया। और डी आप सबको पता है डी है क्या, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है ना भाई, वो मेरे पास में डी है, और ए क्या है मेरे पास में, छोटा। ये दोनों के बीच में जो अपर्चर है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि ये मेरे पास में ब्राइट फ्रिंज के बारे में आती है। और ये अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डार्क फ्रिंज की विड्थ कहाँ होगी, ठीक है। तो अब इसको देखो, पहला केस डार्क फ्रिंज, पहली डार्क फ्रिंज का एलिवेशन बताओ कितनी वो अपना एंगल आया होगा इसके अंदर में, पहली डार्क। तो सीधा इसके अंदर में 1 पुट करो, आप लोग के आंसर आ जाएगा। रेड लाइट के बारे में पूछे, ब्लू लाइट के बारे में पूछे, आप लोगों को लैम्डा मिलेगा। अपर्चर दे रखा होगा आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में, सीट जब प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर में आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे इसके, और उसके सॉल्यूशन भी आप लोगों को करवाए जाएंगे, और बहुत ही ऑथेंटिकेटेड, बहुत ही स्टैंडर्डाइज जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे इसके अंदर में, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहली जो डार्क बनी है उसकी हाइट बताओ, तो हाइट बताने का कोई बड़ी चीज हो गई, यहाँ पर सीधा फॉर्मूले में रखो आप लोग। उसी तरह से मैंने पूछ लिया कि पहली ब्राइट की मेरे को एलिवेशन बताओ, कितनी मुड़ गई लाइट, जो एक्चुअल में उसको तो ये जाना चाहिए था, लेकिन वो इतनी मुड़ गई, तो उसका एंगल बताओ ना मेरे को, मुझे तो उससे मतलब है कितना डिफ्रेक्ट कर गई वो। तो भाई क्यों नहीं रख सकते, यहाँ पर वैल्यू रखो एन, यानी कि पहले की बात कर रहा हूं मैं, जीरोथ में तो सेंट्रल बन रहा है, उसकी तो बात ही छोड़ दो आप लोग, क्योंकि उसकी तो हमने विड्थ निकाल ली थी कि टोटल हमारे पास में विड्थ जो बनेगी, ये नीचे भी बन रहा होगा भाई, ये नीचे भी सेम चीजें बन रही होंगी, यहाँ पर मेरे पास में ब्राइट होगा, यहाँ पर ब्राइट होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास में टोटल होगा, लेकिन जो मेरे पास में सेंट्रल की ब्राइट बनेगी, वो सेंट्रल तो यहाँ से बनेगा ना, डार्क और डार्क के बीच की, जो बीच की हमने पिछले केस के अंदर में पढ़ी थी कितनी विड्थ है, तो ये आप लोगों ने एच कैलकुलेट किया, ये आप लोगों ने एच कैलकुलेट किया, और ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद में आप लोगों ने बता दी थी, यानी कि डार्क की जे एच और ये एच दोनों कैलकुलेट की, तो इसकी सेंट्रल जो विड्थ आ गई आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइट पूछेगा आप लोगों से ब्राइट की, तो इस फॉर्मूले के अंदर में पुट करेंगे और आप लोग को आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफ्रेक्शन, जो भी हमारे पास में डार्क पॉइंट और हमारे पास में इसके ब्राइट पॉइंट्स को लेकर हमारे पास में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, ठीक है। अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए इसके अंदर में नेक्स्ट जो जो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो फ्रिंजेस हैं उनकी डार्क फ्रिंज है और जो मेरे पास में ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ कितनी होगी इसके अंदर में, ठीक है। चलो उसको हम देख लेते हैं, इसका भाई जल्दी से एक स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहो तो ले लो भाई जल्दी से, ठीक है। चलो भाई, आज तो मार्कर सही चल रहा होगा ना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पाता कि भाई जाके मार्कर भी खरीद लें, आज जाके थोड़ा सा समय मिला और लेके आए। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी सी हम आगे की चीज़ें और एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। अब आप लोगों के दिमाग के अंदर में क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी
कि क्या चीज़ें, क्या डिफ्रैक्शन होती है, कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहाँ पर मेरे पास में डार्क फ्रिंज बनती चलेगी। चलो भाई देखो, अभी जो मैं है इसको पूरे को ना मैं एक छोटे से ग्राफ के अंदर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये आप लोगों ने देखा कि क्योंकि हमें जैसे हमने यंग डबल स्लिट के अंदर में पढ़ा था ना कि ब्राइट फ्रिंज की कितनी विड्थ होगी, डार्क फ्रिंज की कितनी विड्थ होगी, तो यहाँ पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। तो ये भाई मेरे पास में क्या हो गया, एक स्लिट हो गई है, सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं हम, तो ये रे ऐसे आई ना, मतलब ये मेरे पास में स्क्रीन हो गई है। तो आप सबको पता है कि ये बीच में जो बनने वाला है भाई मेरे पास में सेंट्रल बनेगा, ये सेंट्रल हो गया। पहला क्या बनेगा यहाँ से, मैं इसी पॉइंट से मान के चल रहा हूँ सेंटर से, तो ये मेरे पास में क्या बनेगा, डार्क वन बनेगा, डार्क वन बन गया भाई। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये डार्क वन बनेगा, ये डार्क वन बन गया। अब देखो दूसरा जो पॉइंट आ रहा होगा यहाँ से नीचे की साइड में मैं बात करूँ तो ये मेरे पास में आ रहा होगा, यहाँ क्या बनने वाला है, बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, क्या बनने वाला भाई, ब्राइट फर्स्ट बनेगा। और ये ऊपर बनने वाला है, यहाँ पर क्या बनेगा, ये ब्राइट फर्स्ट बनेगा, क्योंकि जो चीजें ऊपर चल रही फ्रिंज होती है ना यार, ऐसे फ्रिंज होती है, ये ऐसे फ्रिंज होती है। अब मैं आप लोगों को 2D में दिखा रहा हूँ, तो 2D में दिखाने के लिए तो मुझे ये यूज करनी पड़ेगी ना कि फ्रिंज के अंदर में ऐसे गोला घुमा के नीचे भी आप लोगों को दिख रहा है, ऊपर भी आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसे ऊपर की तरफ में घूम के ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ जाना है कि ये मेरे पास में फ्रिंजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास में बनेगा वो क्या बनेगा भाई, बिल्कुल सही बताओ आप लोग, सही बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे पास में डार्क सेकंड बनेगा, और नीचे जब मैं जा रहा हूं तो यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास में, ये भी मेरे पास में डार्क सेकंड बन रहा है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमने बात करी थी कि जब भी हमारे पास में कोई फ्रिंज होती है इस तरह का, जब इसका निकल के आएगा, ये मेरे पास में ये डार्क ब्राइट ऐसे होती है। अगर मुझे निकालने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई डार्क और डार्क है, मतलब डार्क जो है ये नीचे डार्क बनी है ना, ये इसकी विड्थ कितनी है, यानी कि विड्थ ऑफ डार्क, तो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे पास में ब्राइट बनी है उनके बीच की दूरी ये आप लोग निकाल लिए जाते हो, तो आप लोग को क्या मिलती है, विड्थ ऑफ ब्राइट आप लोग को मिल जाती है, सॉरी विड्थ ऑफ डार्क आप लोग को मिल जाती है। और जब आप लोगों से ये निकालने के लिए बोल दिया जाए कि विड्थ ऑफ ब्राइट निकालो, तो ब्राइट का ये है मेरे पास में, तो अगर आप लोग ये निकाल ले जाओ कि जो मेरे पास में विड्थ बनी है, यानी कि ये मेरे पास में डार्क बनी है और ये डार्क बनी है, इसकी हाइट और इसकी हाइट निकाल लो, ये इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आप लोग को क्या मिलेगा, विड्थ ऑफ ब्राइट मिलने वाली है, ठीक है। उसी तरह से देखो, मुझे अगर इस ब्राइट की मुझे विड्थ निकालनी है, इस की विड्थ निकालनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट माइनस इसकी हाइट आप लोग कर दो, ठीक है। तो आप लोग के पास में क्या आ जाएगा, इस ब्राइट की मेरे पास में विड्थ आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों को पता भी है कि भाई पहली जो मेरे पास में डार्क होती है, पहली जो मेरे पास में डार्क बनी है उसकी हाइट कितनी होती है, ठीक है, बिल्कुल आप लोग। तो अब आप लोग देखो कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप लोग बता सकते हैं मेरे पास में कि विड्थ ऑफ ब्राइट मेरे पास में कितनी आ रही है, विड्थ ऑफ ब्राइट विल बी इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए मेरे पास में, यानी कि लैम्डा इंटू में डी बाई ए आ गई मेरे पास भाई। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने इसको समझ लिया, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, डार्क फ्रिंज को आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो एक और मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये मेरे पास में आ गई है ब्राइट, ये मेरे पास में ब्राइट सेकंड आ गई है, तो मुझे डार्क की कैलकुलेट करनी है, तो डार्क की कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्राइट की हाइट निकालो इसकी, कहाँ से, सेंटर से, और ब्राइट इसकी हाइट निकालो यहाँ से, तो आप लोग इसमें से ये माइनस कर दोगे, तो आपको ये डार्क सेकंड जो बनी है, मतलब कोई भी आप लोगों को डार्क मिली है उसकी क्या मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ डार्क आप लोगों को क्या मिलने वाली है, यहाँ पर वो भी आप लोगों को सेम मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा डी बाई ए। करके देखना भैया आप लोग इसको ना, ठीक है, ये आप लोग करके देखोगे तो आप लोग को यही रिजल्ट आप लोग को मिलने वाला, ठीक है। तो ये भाई पूरा था मेरे पास में कि कहाँ कहाँ पे इसकी विड्थ होगी। पहली चीज़ आप लोगों ने उसके फ्रिंजेस के बारे में बात करी, कहाँ मेरे पास में डार्क फ्रिंज बनेगी, कहाँ मेरे पास में ब्राइट फ्रिंज बनेगी। उसके बाद में आपने सेंट्रल जो था उसकी बात करी कि सेंट्रल की कितनी विड्थ होगी, तो ये आप लोगों ने देखा 2h होती है। फिर आप लोगों ने देखा कि भाई मेरे पास में अगर पूछ लिया जाए कि ब्राइट फ्रिंज जो है उसकी विड्थ कितनी होगी, तो वो आप लोगों ने बता दिया ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है। डार्क फ्रिंज की विड्थ पूछ लिया गया तो वो भी आप लोग यहाँ पे बता पा रहे हैं। अब देखो इसका ग्राफ होता है, डिफ्रैक्शन ग्राफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इससे भी अगर आप लोग को जो अभी तक जो जितनी भी कहानी बताई है ना, वो अगर समझ में नहीं आई है ना, तो उस डिफ्रैक्शन ग्राफ से आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक है ये, उसके बाद में इसको वाइंड अप करेंगे डिफ्रैक्शन को लेके। ये ग्राफ बनता कैसे है, पहली चीज ये सारी चीजें अभी जो समझ में आई ना, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं ग्राफ के अंदर में आप लोगों के पास में रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। देखो
अभी आप लोगों ने देखा कि ये अगर मान लो मैं पाथ डिफरेंसेस की बात करता हूँ और ये इसके एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये बीच में क्या बन रहा था, ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ठीक है। बीच में क्या हुआ, सेंट्रल बन रहा था आप लोगों के पास में, बिल्कुल, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये यहाँ पे डार्क बनाएगा और फिर ऐसे जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। फिर आप देखेंगे कि थोड़ी सी आगे दूर जाके देखेंगे तो ये जो पहले एम्पलीट्यूड था इससे थोड़ा और नीचे बनेगा, डार्क बनेगा और ये ऐसे बनेगा। फिर आप देखेंगे थोड़ा सा, फिर ऐसे, और ये ऐसे नीचे होता हुआ कम होता चला जाएगा, ठीक है ना, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ से उठाओ आप लोग, ये उसी के बराबर बनेगा, ये भाई ऐसे आएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, यहाँ पर कम हो जाएगा, कम होते 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 इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास में जो बीच में है यहाँ पर सेंट्रल है, और सेंट्रल की जो है मेरे पास में मैक्सिमम हाइट बनी हुई है, यानी कि मैक्सिमम जो एनर्जी जिसकी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो मेरे पास में है वो यहाँ पर इसके पास में रहेगा, डिफ्रैक्शन ग्राफ के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो लेंथ इसकी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई ए के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। सेंट्रल जो ब्राइट रहेगा वो मेरा पूरा यहाँ तक फैला रहेगा, उसके बाद में मेरे पास में डार्क आ गया, फिर मेरे पास में क्या आ गया, ब्राइट आ गया, फिर डार्क आ गया, ब्राइट आ गया, डार्क आ गया, ब्राइट आ गया। इस तरह से आप लोग देखते जाएंगे, ये सारी वैल्यू क्या होती चलेंगी, चेंज होती चलेंगी। इसी के पाथ के अकॉर्डिंग पहला कहाँ पर आएगा भाई मेरे पास में, तो आप लोग देख रहे हैं कि पहली जो आ रही है मेरे पास में लैम्डा डी बाई ए पर मेरे पास में डार्क आएगा। फिर यहाँ पर आप जाएंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, 3 लैम्डा बाई ए इंटू डी, ये हाइट किसकी होगी, सेंट्रल से इस पहले ब्राइट की रहेगी। ऐसे इधर भी जाओगे तो आप लोग वही चीज़ें मिलनी है, पहला डार्क लैम्डा डी बाई ए पर मिलेगा, पहला ब्राइट 3 लैम्डा बाई ए इंटू में डी पर मिलेगा। ऐसे कंटिन्यू चलते चलेंगे तो आप लोग को ये ग्राफ इसका मिलता चलेगा, और इसी को हम जानते हैं डिफ्रैक्शन ग्राफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भाई ये टोटल था मेरे पास में जितना भी डिफ्रैक्शन था उसको मैंने आप लोग को यहाँ पर वाइंड अप कर दिया है। आप लोग इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सीट आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर इसके सॉल्यूशन मिलेंगे उसका भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में, जिसके अंदर में पूरा हमारा वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक रहेगा रिजॉल्विंग पावर, और हमारे पास में पोलराइजेशन को लेके। उसके बाद में बीएससी के जो हमारे पास में इंजीनियरिंग फिजिक्स होगी या फिर बीएससी के जो टॉपिक्स होंगे वेव ऑप्टिक्स के, उनको वहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो 12th का जितना फिजिक्स होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फिजिक्स जो हमारी इंजीनियरिंग और उसकी है वो थोड़ी हायर लेवल की, वो वहाँ पर हम लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। थैंक यू सो मच।